एक बार फिर से स्वागत है बेटा आपका हमारा चैनल लेखांकन विद्यापीठ, एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहां पर सारे सब्जेक्ट की वीडियो आपको इंग्लिश, सोशल साइंस, मैथ्स एंड साइंस एक ही चैनल के थ्रू प्रोवाइड की जा रही है। सबसे मेन थिंग बेटा, योर सक्सेस इज अवर मोटो। जैसे कि आप लोग जानते ही हैं, I am Ritu Sharma, having 18 plus years of experience in my teaching field, and we are doing the most interesting and most scoring chapter of physics, that is gravitation। तो लास्ट वीडियो में बेटा हम लोगों ने क्या किया था, हम लोगों ने ग्रेविटेशन के बारे में समझा कि व्हाट इज ग्रेविटेशन, और हमने क्या पढ़ा, ग्रेविटेशन का यूनिवर्सल लॉ, कि एक ऐसा लॉ जो केवल कुछ स्पेसिफिक जगहों पर नहीं, पूरे यूनिवर्स के अंदर माना जाता है। दैट्स वाई इस लॉ का नाम ही पड़ गया था यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। और मैंने लास्ट टाइम आपको ये वाला न्यूमेरिकल बताया था, ठीक है। और मैंने साथ साथ में आपको ये भी बोला था कि इस न्यूमेरिकल को मैं एक और तरीका आपको सिखाऊंगी, जिसकी वजह से आप लोग इजी तरीका, मतलब कि ये तो इजी है ही, इसमें हमने क्या किया बेटा, इस पूरे कॉन्सेप्ट को ना हमने कि टुकड़ों में तोड़ तोड़ के किया, कि हमने एम की वैल्यू अलग निकाल ली, हमने डी स्क्वायर की वैल्यू अलग निकाल ली, और फिर जी की वैल्यू ऑलरेडी हमारे पास थी, उन सब वैल्यूज को हमने क्या किया, अपना फॉर्मूले में पुट कर दिया, ठीक है। एक मेथड तो था हमारा ये। अब इसके बाद इसका दूसरा मेथड मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है जी। चलिए स्टार्ट करते हैं दूसरा मेथड। तो दूसरा मेथड ना हमें यहीं पर ही करना पड़ेगा बेटा। मैं अगेन आपके लिए गिवन वगैरह सब नहीं लिख रही, गिवन वगैरह सब चीज है। तो फॉर्मूला है मेरा एफ इजिकल टू जी इंटू, पहले जी की वैल्यू 6.7 इंटू 10 की पावर -11, कैपिटल एम की वैल्यू है 6 इंटू 10 की पावर 24, और स्मॉल एम की वैल्यू है बेटा हमारे पास 7.4 इंटू 10 की पावर 22, ठीक है। और हमारा डी स्क्वायर था 3.84 इंटू 10 की पावर 8 इंटू 3.84 इंटू 10 की पावर 8। हमने क्या किया बेटा, यहाँ पर हमने जो सारी वैल्यूज हमारी गिवन थी वो सारी की सारी हमने इस फॉर्मूला के अंदर वैल्यू को पुट कर दिया। अब इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है, सॉल्व करने के लिए तरीके के लिए हमें क्या करना है बेटा, कि सबसे पहले हम क्या करेंगे, पावर जो है ना वो सब एक साइड ले जाएंगे। तो पावर को सिंप्लीफाई करने के लिए 6.7 इंटू 6 इंटू 7.4 इंटू 10 की पावर क्या हो गया मेरा, -11 प्लस 24 प्लस 22, ठीक है जी। और नीचे की पावर जो है ठीक इसी तरह से अब नीचे की पावर भी कर लेते हैं, 3.84 इंटू 3.84 इंटू 10 की पावर कितनी होगी बेटा हमारी 16। आई होप आपको इतना समझ में आ गया है, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होगा, तो नेक्स्ट स्टेप हमारा होगा 6.7 इंटू 6 इंटू 7 इंटू 10 की पावर, अब ये देखो 10 की पावर 24 थी ये, तो 24 एंड 22 हो गई हमारी 46, 46 में से 11 गए बेटा, बच्चे हमारे पास 35, ठीक है। अब नीचे ये जो है 16, ये वाला जो 16 है यहाँ पर आप लोग देख रहे हो कि ये प्लस में है। एक्सपोनेंट वाला चैप्टर आप लोगों ने ऑलरेडी अपनी प्रीवियस क्लासेस में पढ़ रखा है। तो उसका क्या रूल होता है, जब हमारा बेस सेम हो तो हमारी जो पावर है ना बेटा वो आपस में एड ऑन हो जाती है, ठीक है। बट अगर हम किसी पावर का प्लेस चेंज कर रहे हैं, मतलब कि ऊपर से नीचे लेकर आ रहे हैं या नीचे से ऊपर लेकर जा रहे हैं, तो क्या होता है उसका साइन चेंज हो जाता है। अब यहाँ पर मैंने 8 एंड 8 एड ऑन कर दिया था, तो हो गया था 16। इस 16 को जब मैं ऊपर लेकर जाऊंगी तो क्या हो जाएगा मेरे पास -16, ठीक है। क्लियर है इतना, तो मेरे पास अब क्या वैल्यू आ गई है, अपॉन 3.84 इंटू 3.84, तो पावर मेरी सॉल्व करने पर आ गई है 10 की पावर -19, सॉरी +19 आएगी, प्लस ये आ गई मेरी 10 की पावर 19,
ठीक है, बाकी के सारे का सारा भी हमें ऐसे लिखना है। आई होप आपको इतना समझ में आ गया है। तो अब हम क्या करते हैं, इसके आगे का स्टेप करते हैं। बेटा यहाँ पर बाय मिस्टेक मैंने ना एक पेज ऐड ऑन नहीं किया, ब्लैंक पेज, तो मैं थोड़ा आपको यहीं पर रब करके दिखा रही हूँ। अब ये वाली जो वैल्यू ना बेटा, अब हमें इसे सोल्व करना है। क्या है, 6.7 इंटू 3 इंटू 6.7 इंटू 6 7 जा 42 इंटू 10 की पावर 19, और नीचे है मेरा 3.84 इंटू 3.84। क्लियर, इतना सबको समझ में आ गया। अब देखो जी, यहां पर अगेन यहां से मैंने डेसिमल हटाया 10 की पावर 2, यहां से मैंने डेसिमल हटाया 10 की पावर एक और एड ऑन हो गई हमारी। ठीक है, तो अब ये क्या होगा मेरे पास, 6.7 इंटू 42 इंटू 10 की पावर 23 और 384 इंटू 384। क्लियर है जी इतना? यहां से डेसिमल हटाया इसका, ये वाला डेसिमल यहां से हटाया, तो ये हो गया हमारे पास 10 की पावर 1, ये ऊपर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो ये हो गया अब हमारे पास 67 इंटू 42 इंटू 10 की पावर 22 अपॉन 384 इंटू 384। अब ये जो सब मेरे पास मिल चुका है ना बेटा, जब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो हमारे पास आंसर जो है वो ये आ जाएगा। आपका पहले जो आंसर आएगा वो 0.002 करके आएगा, फिर मैं क्या करूंगी, डेसिमल को इधर लेकर जाऊंगी, मेरी पावर जो है वो बैलेंस हो जाएगी। तो एक मेथड है ये, आपको दोनों में से जो भी मेथड इजी लगे आप उसको यूटिलाइज कर सकते हो, बट इस चैप्टर में से एक न्यूमेरिकल तो बेटा डेफिनेटली आना ही आना है, तो आपको प्रैक्टिस करनी है। और मैं बार बार बोल रही हूँ कि फिजिक्स में सिर्फ एक या दो न्यूमेरिकल्स करके अगर आप सोचते हो कि जी मुझे अच्छे से आगे वाला कॉन्सेप्ट, तो बेटा ऐसा नहीं है। आपको जितने ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करोगे ना मैथ्स फिजिक्स में, तो उतना ही ज्यादा आपका कॉन्सेप्ट जो है वो स्ट्रांग होगा। चलिए अब आगे चलते हैं। अब बात आ गई कि भाई हमने ये पढ़ लिया कि इस लॉ का नाम जो है वो यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन रख दिया गया, तो ऑब्वियसली बात है इसकी कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंस भी होगी। ये 3 मार्कर क्वेश्चन है बेटा, एंड यू हैव टू लर्न इट। 3 मार्कर क्वेश्चन इंपोर्टेंट है ये जी। यहां से थियोरेटिकल बेस्ड क्वेश्चन बन गया। क्वेश्चन कैसे आता है कि स्टेट यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, राइट एन एक्सप्रेशन, ठीक है, आल्सो, और साथ साथ में व्हाट इज द इम्पोर्टेंस, या फिर क्या क्वेश्चन आ सकता है कि यहां से हमें कुछ भी देकर अब पूछा जाएगा कि इसके पीछे कौन सा लॉ काम कर रहा है, इनमें से कोई भी एक स्टेटमेंट दे दी आपको, तो क्वेश्चन जो है कॉन्सेप्ट एक ही है, बस किसी भी तरीके से पूछ सकते हैं। तो पहला क्या है बेटा हमारा, बाइंडिंग फोर्सेस विद अर्थ। अब यूनिवर्सल लॉ हमें क्या बताता है कि इट एक्सप्लेन्स व्हाई ऑब्जेक्ट्स आर अट्रैक्टेड टू द अर्थ। इस यूनिवर्सल लॉ से हमें पता लगा, क्योंकि अभी हमने इसमें क्या पढ़ा कि हमारे यूनिवर्स के अंदर हर ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट कर रहा है, केवल अर्थ ही नहीं सारे ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट कर रही है। क्लियर, मोशन ऑफ द मून, इट गवर्न्स द मोशंस रिवोल्यूशन अराउंड द अर्थ। अभी हम लोगों ने पढ़ा कि एक्चुअल में जो मून अर्थ के चारों तरफ चक्कर लगा रहा है, वहां पर भी हमारा यूनिवर्सल लॉ ही रिस्पॉन्सिबल है। मोशन ऑफ प्लैनेट्स, जिस तरह से मून अर्थ के चारों तरफ चक्कर लगा रहा है, ठीक उसी पैटर्न में हमारे जो प्लैनेट्स हैं वो सन के चारों तरफ चक्कर लगा रहे हैं। टाइड्स ऑन द अर्थ, इट अकाउंट्स फॉर टाइड्स कॉज्ड बाय द ग्रेविटेशनल पुल ऑफ द मून एंड द सन। हमने क्या पढ़ा जी यूनिवर्सल लॉ में कि हर ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, तो जिस तरह से अर्थ ऊपर की चीजों को नीचे की तरफ अट्रैक्ट कर रही है, उसी तरह से हमारा सन और मून जो है ऊपर की तरफ खींच रहे हैं। तो वो खिंचता हुआ हमें कहाँ पर दिख रहा है, ये जो हमारे टाइड्स बनती हैं। आप लोगों ने सोशल साइंस में हाई टाइड्स लो टाइड्स के बारे में पढ़ा है, तो उसके पीछे का कॉज यही है, ये लर्न कर लेना बेटा। मैं बार बार आपको बोल रही हूँ 3 मार्कर क्वेश्चन है ये। चलिए नेक्स्ट टॉपिक करते हैं अब, फ्री फॉल। देखो जी टॉपिक का नाम है फ्री फॉल। अब फ्री में गिर रही है जी कोई चीज,
ऐसा नहीं है। अब यहाँ पर फ्री फॉल का मतलब क्या है बेटा, कि व्हेन एन ऑब्जेक्ट फॉल्स टुवर्ड्स अर्थ ओनली अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी इट इज सेड टू बी इन फ्री फॉल। मतलब कि हम लोग कब बोलेंगे कि कोई ऑब्जेक्ट फ्री फॉल कर रहा है। अब देखो सपोज मेरे हाथ में ये पेन है, एक तो इसके नीचे जाने की सिचुएशन या पॉसिबिलिटी क्या है कि मैं इसको यहां से ड्रॉप कर दूं, बेचारा नीचे ही जाएगा, ठीक है। दूसरा, मैंने इसको ऊपर उछाला लेकिन अर्थ के पुल की वजह से नीचे आ रहा है, अर्थ की ग्रेविटी की वजह से नीचे आ रहा है। तो अगर कोई भी ऑब्जेक्ट नीचे की तरफ आ रहा है और उसका कॉज केवल और केवल ग्रेविटी है, तब हम उस ऑब्जेक्ट को बोलेंगे कि ये ऑब्जेक्ट जो है वो फ्री फॉल कर रहा है। अब अगर आपने फोर्स लगाकर उसको नीचे की तरफ फेंका है तो हम उस ऑब्जेक्ट को फ्री फॉल करता हुआ नहीं बोल सकते। सिंपल है बेटा, कोई टफ या कॉम्प्लिकेटेड बात ही नहीं है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट अर्थ की ग्रेविटी की वजह से नीचे आ रहा है इट मींस वो फ्री फॉल कर रहा है, या अगर आपने उसको फोर्सफुली फेंका है, मान लो जी मैं तीसरी मंजिल पे खड़े होकर पेन फेंक दूं जी, तो वो फ्री फॉल नहीं कर रहा। क्लियर? चलिए, इसको समझने के लिए ना हमारी बुक में एक एक्टिविटी गिवन है, एनसीईआरटी की बुक में। क्या करना है कि एक स्टोन लेना है, इसको ऊपर की तरफ उछाला, क्या होगा, सर्टेन हाइट तक जाएगा, उसके बाद वो नीचे आना शुरू हो जाएगा। थ्रो इट अपवर्ड, ने उसको ऊपर उछाला, इट रीचेज अ हाइट, स्टॉप मोमेंटली, कुछ सेकंड्स मिली सेकंड्स के लिए वो रुका, देन फॉल्स डाउन ड्यू टू अर्थ ग्रेविटी। सिंपल। बचपन से जब से होश संभाला है तब से इस तरीके की बहुत सारी एक्टिविटीज करते आ रहे हो। तो की पॉइंट्स क्या निकल कर आए बेटा हमारे पास, अर्थ अट्रैक्ट्स ऑल ऑब्जेक्ट्स बिकॉज ऑफ इट्स ग्रेविटेशनल फोर्स। अर्थ जो है हर ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही है, किसकी वजह से, अपने ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से। ड्यूरिंग फ्री फॉल द ऑब्जेक्ट एक्सपीरियंसेस एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अब यहां पर क्या बात आ गई कि जो अपने मोशन वाला चैप्टर पढ़ा था, ठीक है, क्या पढ़ा था जी हमने, कि जब कभी भी किसी भी मोशन करते हुए मूविंग ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी में चेंज आ जाए, वो चेंज जैसा मर्जी हो सकता है कि वेलोसिटी कम से ज्यादा हो गई या ज्यादा से कम हो गई, तो वहां पर क्या प्रोड्यूस हो जाता है बेटा, एक्सीलरेशन। क्लियर? वहां पर हमने पढ़ा था और हमने फोर्स एंड लॉ वाले चैप्टर में ये भी पढ़ लिया कि मोशन केवल कब होगी, जब उसके ऊपर एक अनबैलेंस फोर्स काम करेगा। अब यहाँ पर जो फोर्स लग रहा है वो क्या है, अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स। तो इस भाई मैंने तो चीज ऊपर की तरफ उछाली थी, कुछ सेकंड के बाद वो उसने नीचे आनी शुरू कर दी, तो उसकी वेलोसिटी एक जितनी तो नहीं रही, क्योंकि जब ये पेन नीचे अर्थ पर जाकर गिरेगा तब तो उसकी वेलोसिटी जीरो गई, तो वैसी बात है वेलोसिटी में चेंज हुआ, वेलोसिटी में चेंज हुआ है तो एक्सीलरेशन प्रोड्यूस हो गया। तो अब ये जो एक्सीलरेशन आ गया हमारा, इसी को बोलते हैं एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। एक न्यू कॉन्सेप्ट निकल कर आ गया बेटा कि जब कभी भी कोई ऑब्जेक्ट फ्री फॉल करता है तो उसकी वेलोसिटी में चेंज जो आता है वो किसकी वजह से, ऑब्वियसली बात है वहां पे एक्सीलरेशन प्रोड्यूस हो गया अर्थ की ग्रेविटी की वजह से। तो उस समय इस ऑब्जेक्ट के ऊपर लगने वाला या जो प्रोड्यूस हुआ है एक्सीलरेशन, उसको हम लोग बोलेंगे एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एंड इसको स्मॉल जी से रिप्रेजेंट किया जाता है। लेटर आपको लर्न करना है और इसकी वैल्यू फिक्स्ड है। सिर्फ एक ये डिफरेंस है बेटा, क्योंकि हर प्लैनेट की ग्रेविटी अलग अलग होगी, इसीलिए हम केवल अर्थ की बात कर रहे हैं कि एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है अगर, तो वहां पर स्मॉल जी की जो वैल्यू है वो फिक्स है, दैट इज 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और ये वैल्यू कहां से आई साइंटिस्ट के पास, ये अभी हम पढ़ेंगे, बट आपको ये वैल्यू ही लर्न करनी है। समटाइम्स क्या होगा कि न्यूमेरिकल्स में ना यहाँ पर 10 दे रखा होगा, मतलब कि कैलकुलेशन को सिंप्लीफाई करने के लिए, थोड़ा सिंपल बनाने के लिए, इजी करने के लिए इसके राउंड फिगर ले लेते हैं। बट अगर आपको क्वेश्चन में स्मॉल जी की वैल्यू गिवन नहीं है तो आपके पास चॉइस होगी कि आप 9.8 लिखेंगे या फिर 10। बट अगर क्वेश्चन में 9.8 है तो वही लेनी है, 10 है तो वही लेनी है, ठीक है। चलिए जी, अब देखो इसकी ऐसा यूनिट, क्योंकि ये भी क्या चीज है बेटा, एक्सीलरेशन, तो इसकी ऐसा यूनिट सेम होगी
जो हमने मोशन वाले चैप्टर में स्पीड के रिगार्डिंग एक्सेलरेशन पढ़ा था, दैट इज मीटर पर सेकंड स्क्वायर। वहां पर हम क्या देख रहे थे कि एक्सेलरेशन की वैल्यू जो है वो समटाइम्स कुछ न्यूमेरिकल्स में पॉजिटिव आ रही थी, समटाइम्स वो नेगेटिव आ रही थी। नेगेटिव आ रही थी तो हम उसको डिटार्डेशन या फिर रिटार्डेशन बोल रहे हैं। अब क्या यहाँ पर जी की वैल्यू भी प्लस या माइनस होगी? ऑब्वियसली बात है। अब ये वाली वैल्यू आई कहां से? ठीक है, तो इसको समझने के लिए ना कि ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन एन ऑब्जेक्ट, अभी हमने पढ़ा कि किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर लगने वाला ग्रेविटेशनल फोर्स दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल एफ इज इक्वल टू एम इंटू जी। अब क्योंकि हमने क्या पढ़ा था जी फॉर्मूला, सेकेंड लॉ के अकॉर्डिंग एफ इज इक्वल टू क्या था बेटा, एफ इज इक्वल टू एम इंटू ए। तो अब क्योंकि ये एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी है तो ए किससे रिप्लेस हो गया बेटा हमारा स्मॉल जी से, तो फॉर्मूला क्या बनकर आ गया, कैपिटल एफ इज इक्वल टू एम इंटू जी। आपको क्वेश्चन को पढ़कर ये पता लगाना पड़ेगा कि एक्सेलरेशन यहाँ पर कौन से वाला गिवन है। वैसे तो बहुत ही सिंपल है, जहां पर भी अर्थ के बारे में कोई जिक्र हो रहा हो तो वो समझ जाना कि यहाँ पर हमें एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी लगाना है। g कैन आल्सो बी रिटन एज, अब इस g को अगर निकालने के लिए हमें आ जाए तो ये फॉर्मूला आ गया। अब आप सोचोगे कि मैडम ये कहाँ से लेकर आ गए जी आप, देखो मैं समझाती हूँ। अभी हमने यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में क्या पढ़ा था बेटा, हमने पढ़ा F इज इक्वल टू जी इंटू कैपिटल M इंटू स्मॉल m अपॉन डी स्क्वायर। अब डी स्क्वायर की जगह आर स्क्वायर मैंने क्यों लिख दिया, क्योंकि मैं अर्थ की बात कर रही हूँ तो कोई भी ऑब्जेक्ट अर्थ की रेडियस से कितना दूर है, इसलिए हम यहाँ पर आर स्क्वायर लिखेंगे। ठीक है जी, तो इसकी जगह मैं लिख देती हूँ यहाँ पर अब इतना, तो समझ में आ गया। अब अभी मैंने ये पढ़ा कि F इजिकल टू एम इंटू जी है, तो मैं इसकी जगह ये लिख सकती हूँ कैपिटल G इंटू कैपिटल M इंटू स्मॉल m अपॉन आर स्क्वायर। अब स्मॉल m इधर भी है और इधर भी है तो ये स्मॉल m से स्मॉल m कट गया, तो मेरे पास क्या फॉर्मूला निकल कर आ गया, मेरे पास फॉर्मूला निकल कर आ गया ये कि G स्मॉल g इज इक्वल टू कैपिटल G इंटू कैपिटल M अपॉन आर स्क्वायर। कैपिटल G की वैल्यू फिक्स होती है, अर्थ का मास फिक्स्ड है 6 इंटू 10 की पावर 24, अर्थ की रेडियस भी फिक्स होती है। ठीक है, तो वो सारी वैल्यू जब हम यहाँ पर पुट कर देंगे तो हमारे पास वैल्यू निकल कर आ जाएगी 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब यहाँ पर दे रखा है एक इंटरेस्टिंग फैक्ट, तो ये इंटरेस्टिंग फैक्ट देख लेते हैं। बिकॉज अर्थ इज नॉट अ परफेक्ट स्फीयर, क्योंकि हमें पता है कि जो फर्स्ट क्लास से आप लोगों ने ये बात पढ़ रखी है कि जो हमारी अर्थ है ना बेटा वो एक परफेक्ट स्फीयर नहीं है, मतलब कि पूरा ऐसे स्मूथ सर्कल की तरह से वो नहीं है। Therefore, G is slightly higher at the poles than at the equator। ये लाइन तो जी लर्न करनी है आपको, क्योंकि यहां से थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है बच्चों को। अब वो क्या कि G की वैल्यू जो है पोल्स पर थोड़ी सी ज्यादा होती है इक्वेटर के कंपेरेटिवली। तो इक्वेटर पर अगर हम लोग स्मॉल जी की वैल्यू निकाल रहे हैं और पोल पर निकाल रहे हैं तो पोल पर हमेशा ज्यादा आएगी। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन जो है वो आपको हमारी एनसीईआरटी की बुक में बेटा दे रखा है कि एक बच्चे का नाम लेकर कि हम इतने सोना बाई किया और वहां जाकर उसने तोला, इक्वेटर पर इतना आया, पोल पर जाकर इतना आ गया, या उसको किसी फ्रेंड ने बोला भाई वो पोल पर गया हुआ था, पोल से इतना तू मेरे गोल्ड परचेज करके लेकर आ जा, भाई वो बेचारा वहां से परचेज करके लेकर आया। बट लेकिन जैसे ही वो अर्थ पर आकर उसको इक्वेटर पर आकर तोला तो कम आ गया, लड़ाई झगड़ा शुरू हो गया जी, तूने तो दोस्ती में दगाबाजी कर दी ये वो। बट वहां पे क्या था, फिर कोई थर्ड उनका फ्रेंड था वो आया और उसने समझाया कि यार ये बिल्कुल ठीक है, उसके पीछे का रीजन तो ये था। क्लियर? अभी इसी वाले चैप्टर में हम लोग वेट के बारे में भी पढ़ेंगे। चलिए जी, अब दो आपको मैंने बोला था ना कि जी की वैल्यू जो है वो कैसे आई 9.8, क्योंकि फिजिक्स है तो ऑब्वियस सी बात है हमें रटना तो कुछ भी नहीं है, सब चीजें जो है वो हमें कैलकुलेट करके देखनी होती है। फॉर्मूला जस्ट मैंने आपको बता दिया कि कहां से है हमारे पास ये वाला फॉर्मूला। अब अर्थ का मास बेटा फिक्स है, जब आप जितने ज्यादा न्यूमेरिकल्स करोगे ना तो आप बार बार देखोगे कि कैपिटल एम, अगर फर्स्ट हमारा ऑब्जेक्ट अर्थ था तो बार बार यही वैल्यू आ रही है तो आपको ऑटोमेटिकली लर्न हो जाएगी।
और हमारी अर्थ की रेडियस होती है 6.4 इंटू 10⁶। तो इस वाले फॉर्मूले में हमने ये वैल्यू पुट कर दी, वहां से आंसर निकल कर आ गया 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब आप कहोगे कि मैडम एक बार दोबारा से करके दिखा दो जी, हमें तो समझ में नहीं आ रहा कि कहाँ से आ गया, तो मैं एक बार आपको कर दिखा देती हूँ। वही वाला मेथड यूज करेंगे हम लोग। 6.7 इंटू 6 इंटू 10⁻11 प्लस 24 अपॉन 6.4 इंटू 6.4 इंटू 10⁻2 टाइम्स लिखिए ना, क्योंकि 10⁻6 इंटू 10⁻6 बेस सेम था तो पावर हमारी जुड़ गई। अब ये जो 12 है वो हमारा ऊपर चला जाएगा तो -12 हो जाएगा। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं जी। 6.7 इंटू 6 इंटू 10⁻1 ही बची ना यहाँ पर, ये देखो प्लस का 24 था, माइनस का 11 था, तो कितने बचे हमारे पास 13। अब 13 में से 12 चले गए तो 10⁻1 ही बचे केवल, चलो जी 1 लिख लेते हैं। अब 6.4 इंटू 6.4, अब डेसिमल से इस वाले डेसिमल से ये वाला डेसिमल मेरा हट गया, इसका डेसिमल मैं जब हटाऊंगी तो यहाँ पर 10⁻1 ऐड ऑन हो जाएगी, 10 हो गया मेरा 2। क्लियर इतना? चलिए अब क्या है 6.7 इंटू 6 इंटू 10⁻2, डेसिमल तो ऑलरेडी हम हटा चुके हैं, (67) इंटू 6 इंटू 10⁻12 अपॉन 64 इंटू 64। ठीक है जी, तो जितना ज्यादा सिंपल हो सकता है कट कर लेते हैं। ठीक है बेटा, तो अभी देखो हमारे पास क्या हो गया, 67 को 3 से मल्टीप्लाई करना है हमारे पास, तो 3 7 जा 21 201 और 10⁻2 है, ये 12 नहीं है 10⁻2 है, तो 2 0 लगा दिए हमने और इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो 64 को इससे करेंगे तो आ जाएगा 2 चौके 8 0 2048, ये आ गया आपके पास। ये आएगा बेटा हमारे पास, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो सीधा सीधा 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये 10⁻2 है, ठीक है, 12 में समझ लेना इसको। एक बार दोबारा से समझा देती हूँ, देखिए जी ये वैल्यू पुट कर ली, तो जैसे मैंने आपको पहले बताया था हमने क्या किया, पावर सारी हम एक साथ ले गए, ये वाली जो पावर थी मैं ऊपर लेकर चली गई, इस सारी पावर को जब मैंने सिंप्लीफाई किया तो मेरे पास बचा था 1। ठीक है, अब मैंने यहाँ से एक डेसिमल हटाया, इधर पावर जो है वो ऐड ऑन हो गई, इस वाले डेसिमल से ये वाला डेसिमल मेरा हट गया। अब सारे डेसिमल खत्म हो गए हमारे, ये दिस इज 10⁻2, 67 इंटू 6 इंटू 10⁻2 डिवाइडेड बाई 64 इंटू 64। ठीक है, अब मैंने 2 के टेबल से इसको कट कर लिया, 2 3 जा 6, 32 आ गया यहाँ पर, 67 को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 201 आता है, 10⁻2 मतलब कि 100 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये आ गया। अब 32 को 64 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2048 आएगा, इसको सिंप्लीफाई करोगे तो ये आंसर आ जाएगा। तो समटाइम ना आपको यही आ जाता है क्वेश्चन, वैसे तो बहुत ही रेयरली पूछा गया है, बट हाँ कभी कभी आ सकता है, तो ये आपको पता होना चाहिए। अब है मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट अंडर इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स। अभी हमने ये पढ़ लिया कि अगर कोई ऑब्जेक्ट ग्रेविटी की वजह से नीचे आ रहा है तो उसको हम बोल रहे थे फ्री फॉल में आ रहा है। अब हम क्या देख रहे हैं कि जो ऑब्जेक्ट है जिसके ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स का इन्फ्लुएंस में है वो, तो किस तरह से मोशन करेगा। इसके लिए ये वाली एक्टिविटी ना आपने खेल खेल में कई बार की होगी कि टेक अ शीट ऑफ पेपर एंड स्टोन। हमने एक पेपर की शीट ली और एक छोटा सा पत्थर ले लिया, बहुत बड़ी सी चट्टान जैसा मत उठा के लेकर आ जाना। ड्रॉप देम सिमल्टेनियसली फ्रॉम द फर्स्ट फ्लोर ऑफ अ बिल्डिंग। अब दोनों को, मान लो जी मैं अपनी बिल्डिंग की फर्स्ट फ्लोर पर खड़ी हो गई, एक हाथ में मेरे पास छोटा पत्थर है और एक हाथ में पेपर की शीट है, मैंने एक ही टाइम पर एक साथ दोनों को छोड़ दिया। ऑब्जर्व बोथ ऑफ देम रीच द ग्राउंड सिमल्टेनियसली। हम क्या देखते हैं
कि दोनों के दोनों जो हैं वो हमारे अर्थ के ऊपर साथ में पहुंचते हैं। क्या वो साथ में पहुंचे, हमारे से पूछा गया है। तो वी सी दैट पेपर रिचेज द ग्राउंड लिटिल लेटर देन द स्टोन। हम क्या देखते हैं कि स्टोन हमारा जल्दी चला गया, जबकि जो पेपर की शीट थी उसने काफी टाइम लिया, जबकि हमने छोड़े तो दोनों को एक साथ ही था। ऐसा क्यों हुआ? दिस हैपन्स बिकॉज ऑफ एयर रेजिस्टेंस। आप लोगों ने फ्रिक्शन वाला चैप्टर पढ़ा था बेटा 8th क्लास में, तो हमने वहां पर क्या पढ़ा है कि एक ऐसा फोर्स जो मोशन को अपोज करता है उसको बोलते हैं हम लोग फ्रिक्शन। तो हर सरफेस फ्रिक्शन लगा रहे तो वैसे बात है कि ये पेपर की शीट या फिर जो स्टोन है वो एयर को क्रॉस करता हुआ आ रहा है ना नीचे की तरफ, तो एयर भी इनके मोशन को अपोज करने के लिए वहां पर एक रेजिस्टेंस फोर्स लगाएगी, फ्रिक्शनल फोर्स लगाएगी। अब यहाँ पर क्या हुआ, वो फ्रिक्शनल फोर्स लगा तो दोनों पर, बट शीट जो है वो थोड़ा देर में आई। ऐसा क्यों? द एयर ऑफर्स रेजिस्टेंस ड्यू टू फ्रिक्शन ऑफ द मोशन ऑफ द फॉलिंग ऑब्जेक्ट्स। जस्ट मैंने आपको ये बात बता दी है। अब द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द एयर टू द पेपर इज मोर देन द रेजिस्टेंस ऑफर्ड टू द स्टोन। ऐसा क्यों हुआ जी? क्योंकि जो पेपर की शीट है उसका सरफेस एरिया ज़्यादा है, स्टोन का सरफेस एरिया कम है, जिसकी वजह से क्या होगा, यहाँ पर ज़्यादा रेजिस्टेंस फोर्स लगा, यहाँ पर कम फोर्स लगा, जिसकी वजह से वो जल्दी आ गया। ठीक है। अब एक और चीज कि इफ वी डू द एक्सपेरिमेंट इन अ ग्लास जार फ्रॉम विच एयर हैज बीन सक्ड आउट। अब हमने सेम दोनों चीजें लेनी है, पत्थर लिया हमने और वापस से वही पेपर की शीट ले ली। अब हमने क्या किया, एक ग्लास जार लेना है बड़ा सा, और उसको पहले से हमने उसके अंदर क्या क्रिएट कर लिया बेटा, वैक्यूम पंप लगाकर उसके अंदर की सारी एयर को हमने निकाल लिया। अब हमने वापस से दोनों को एक साथ जब ड्रॉप करते हैं तो हम क्या देखेंगे, द पेपर एंड द स्टोन वुड फॉल एट द सेम रेट। पेपर और स्टोन हमारा सेम टाइम पर ही नीचे आ गया। तो इतना ज्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है ये। तो आई होप आपको ये सारा टॉपिक समझ में आ गया है। अब ये वाले जो हमने दो फॉर्मूलाज पढ़े ना बेटा, कैपिटल F इज इक्वल टू G इंटू M अपॉन डी स्क्वायर एंड स्मॉल g इज इक्वल टू कैपिटल G इंटू कैपिटल M अपॉन कैपिटल R स्क्वायर। तो इन दोनों फॉर्मूला के ऊपर बेस्ड न्यूमेरिकल्स आप लोग जितने ज्यादा से ज्यादा हो सकते हैं प्रैक्टिस कीजिएगा। किसी बच्चे को कोई भी डाउट है या आपको और ज्यादा स्टडी मटेरियल चाहिए तो आप लोग क्या करेंगे, कमेंट सेक्शन में हमें कमेंट करेंगे। अब आपके लिए अगेन वही होमवर्क है बेटा, आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक एंड शेयर करना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।